हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाओं से संबंधित वीडियो बनाया था। उसमें प्रमुख इतिहासकार और उनकी जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, जैसे गरसा दत्तासी की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन सारी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, उन रचनाओं से संबंधित आलोचकों के कथन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को काफ़ी अच्छे से उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आज मैंने उसी का पार्ट 2 लाई हूँ, जिसमें मैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप लोगों से बात करूँगी। ठीक है। जिन भी बच्चों को इस फुल वीडियो का PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF, साथ ही साथ मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो पोस्ट हैं उन सारे वीडियो के PDF वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ टाइम टू टाइम क्लास के अपडेट्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है या कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। इस PDF में मैंने आदिकाल के उन्हीं रचनाओं को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं। कई सारे प्रीवियस ईयर देखने के बाद मैंने इस PDF को रेडी किया है, और ये सारे प्रश्न हिंदी साहित्य के परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। बट मैंने इस वीडियो को TGT, PGT और EMRS की परीक्षा को ध्यान में रखकर बेसिकली बनाया है। UGC नेट के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो रचनाओं के क्रम लगाने के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आप इस PDF के माध्यम से काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी साथ लेके बैठें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने PDF में शामिल नहीं किया है, जिसे मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी और आप उसे नोट डाउन करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि PDF में मैं बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर देती हूँ और आप लोग को PDF भी मिल जाता है, तो आप लोग ना ही वीडियो को पूरा देखते हैं और ना ही अपने नोट्स को काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। तो मेरे पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई को काफ़ी मजबूत करें और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से क्लियर करें। ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, उसके बाद आप लोग PDF को पढ़ेंगे और वीडियो में मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ उसे आप एक नोट्स बना के काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पहली रचना लगी हुई है वो है आपकी अब्दुल रहमान की संदेश रासक। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे यही बनता है कि अब्दुल रहमान की रचना क्या है। तो उनकी रचना है संदेश रासक। उसका समय क्या है? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 प्रश्न पहले तैयार हुए कि अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है, वो है संदेश रासक, और समय क्या है? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ। ठीक है। अब संदेश रासक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट डाउन कीजिए आप लोग। ये पहला धर्मांतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित ये प्रथम काव्य ग्रंथ है। ठीक है। कौन सा? संदेश रासक। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि देसी भाषा में मुसलमान लेखक द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो आपका संदेश रासक होगा। उसके बाद संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट लाइन मैंने बताया है कि संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे हाईलाइट भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग नरपति नल्हर। इनकी रचना है बीसलदेव रासो। परीक्षा में ना जाने कितनी बार पूछी गई है। ठीक है। ये अपभ्रंश हिंदी में लिखी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1155 ईस्वी। ठीक है। परंतु आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका समय जो है वो 1212 ईस्वी माना गया है। क्या माना गया है? 1212 ईस्वी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या समय माना है। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1212 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये जो नरपति नल्हर की जो रचना है बीसलदेव रासो रचना है, ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है।
साथ ही साथ 4 खंडों में विभक्त है। ठीक है, कितने खंडों में? 4 खंडों में। इसमें वीर गीत की प्रधानता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मास का वर्णन नरपति नल्हा की रचना विसलदेव रासों में ही हमें देखने को मिलती है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मास का वर्णन किस रचना में देखने को मिलता है? तो वो है आप लोगों की विसलदेव रासो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे चंद बरदाई। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी साहित्य के लगभग 99% स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है? कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे कि चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो डिंगल पिंगल भाषा में लिखी गई है और वीर रस और श्रृंगार रस की इस रचना में प्रधानता है। इसमें सर्ग कितने हैं? इसमें कुल आपके 69 सर्ग हैं। सर्ग को ही हम समय और अध्याय भी कहते हैं। और चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। ठीक है, क्या माना है? प्रथम महाकवि माना है। और इनका जो पृथ्वीराज रासो है उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अब आगे हम लोग देखेंगे दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो और ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और 9वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई है। जो खुमान रासो है दलपति विजय की, ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई एक प्रबंध काव्य है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जगनीक। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जगनीक की रचना क्या है? परमाल रासो। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1230 ईस्वी। जगनीक के जो परमाल रासो है इसमें आला और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1800 कब? 1865 ईस्वी में फारुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग सारंगधर, जिनकी रचना है हामिर रासो। ठीक है, सालिभद्र सूरी, इनकी रचना है बुद्धिरास। माधव दास, इनकी रचना है राम रासो और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1618 ईस्वी। ठीक है, आगे देखेंगे श्रीधर, इनकी रचना है रणमल छंद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है। जिन धर्म सूरी, इनकी रचना है स्थूलभद्र रास और प्रकाशन वर्ष है 1209 ईस्वी। सालिभद्र सूरी, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, प्रकाशन वर्ष 1184 ईस्वी। अब आते हैं आपके हेमचंद्र। इनकी रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हेमचंद की रचना है प्राकृतिक व्याकरण, हेमचंद सूरी। ठीक है, छंदानुशासन, देशी नाम माला कोश। आगे देखेंगे जेंदुई, 6ठी शताब्दी और इनकी रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार। भट्ट केदार, इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग मधुरकर कवि, इनकी रचना है जयमयंक जस चंद्रिका, इंपॉर्टेंट है। हरप्रसाद शास्त्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न हायर की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री की रचना है बौद्धगान और दोहा। लक्ष्मीधर का है प्राकृतिक पैगंबर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 14वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अमीर खुसरो, इनकी रचना है खालिक बारी। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं उन्हीं लेखकों की रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कि उनका वास्तविक नाम क्या है, तो उनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। ठीक है, और ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं लगभग 100 ग्रंथ बताए जाते हैं कि इन्होंने 100 ग्रंथों की रचनाएं की हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, ये सब भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे हम लोग विद्यापति, इनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जो कि मैथिली भाषा में रचित है। अब विद्यापति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे।
जैसे कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या है, ये प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो विद्यापति के गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र, ठीक है। और विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बिहार प्रांत में दरभंगा जिला के विपसा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इनकी जो संस्कृत रचना है परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इनकी संस्कृत रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं 2-3। पहली है गंगा वाक्यावली और दूसरी है पुरुष परीक्षा। इन दोनों को काफ़ी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे स्वयंभू। इनकी रचना है पाउन चरियु, रिठेमी चरियु और स्वयंभू छंद। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इनका जो समय माना गया है वो माना गया है 783 ईस्वी, ठीक है। सरहपा का जो रचना है वो है दोहा कोश और जाति से ये ब्राह्मण थे, ऐसा राहुल संस्कृत्यान का मानना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 769 ईस्वी में। इनके द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम लोग सरहपाद। इनकी रचना है चर्यापद, ठीक है। और ये जाति के क्षत्रिय थे। इनका जो समय है 780 है और इनके गुरु थे सरहपाद। आगे हम लोग देखेंगे कल्हड़पा। कल्हड़पा की रचना है कल्हड़पा गीतिका, बसंत तिलक, ब्रज गीत और दोहा कोश। इनमें से दोहा कोश महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के संपादन में प्रकाशित हो गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियों में इनके कुछ पदों को संकलित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग राम सिंह, ठीक है। राम सिंह का समय है 11वीं शताब्दी और इनकी रचना है पाहुण दोहा। इम्पॉर्टेंट है, आप सब मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आगे देखेंगे हम लोग जिनदत्त सूरी। इनका समय है 12वीं शताब्दी, ठीक है। और इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। ये जो उपदेश रसायन रास ग्रंथ है ये जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। धनपाल। इनका समय है 10वीं शताब्दी और इनकी रचना है भविष्यत कहाँ। धनपाल अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवियों में से एक हैं। आगे देखेंगे हम लोग पुष्पदंत, जिनका समय है 10वीं शताब्दी और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनकी रचनाओं से और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। पुष्पदंत की जो रचना है वो है महापुराण जसहर चरियु, प्रणय कुमार चरियु, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे जो इनकी रचना है महापुराण। इनकी जो महापुराण रचना है इसमें कुल 63 महापुरुषों की जीवनी के चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो वो पुष्पदंत को कहा जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग शिव सिंह सेगर ने, किसने, शिव सिंह सेगर ने पुष्प कवि को भाका की जड़ कहा है। क्या कहा है, भाका की जड़, ठीक है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे कि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 30-40 रचनाओं को काफ़ी कम समय में कवर कर लिया है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी भक्ति काल पर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस फुल वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं और भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण लेखक है जिनकी रचनाओं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगी। बाकी मैं अपने चैनल पे इस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक की सीरीज़ प्रारंभ की हूँ, जिसमें मैंने अभी तक 2 सीरीज़ को कंप्लीट किया है। उसमें मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही हूँ। महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण कोटेशन को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करके आप लोगों को बता रही हूँ। जिन भी बच्चों को वो वीडियो देखना है, कमेंट बॉक्स में मैंने उन वीडियो का भी लिंक पिन कर दिया है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और हिंदी साहित्य में कहीं से भी कोई प्रश्न आता है तो आप काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।